नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बात में। आज ईरान और अमेरिका की जंग को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन जंग थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इन देशों के विदेश मंत्रियों की पाकिस्तान में मीटिंग जो हुई वो भी बेनतीजा रही। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया कि उसे युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं हैं। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो अमेरिका खार्ग आइलैंड को तबाह कर देगा। ईरान के पावर जनरेशन प्लांट्स और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को उड़ा देगा। अमेरिका ने तो सिर्फ धमकी दी, लेकिन ईरान ने इजराइल और यूएई पर हमले तेज कर दिए। सऊदी अरब, बहरीन और इराक में भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। इजराइल ने भी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर बमबारी की। युद्ध रुकने के आसार नजर नहीं आने की वजह से आज क्रूड ऑयल की कीमत एक बार फिर $116 पर बैरल पहुंच गई। इससे भारत समेत पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट आई। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के हालात से परेशान है। पूरी दुनिया में तेल और गैस का क्राइसिस है और हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह जंग कब रुकेगी? अमेरिका और ईरान की बातचीत कहां अटकी है? कौन कौन मीडिएट कर रहा है? अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने क्या शर्तें रखी और इजराइल के खिलाफ आज कौन सा नया मोर्चा खोला गया? इसका जंग पर क्या असर होगा? यह सब आपको मैं बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी की। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध रुकवाने के लिए की जा रही कोशिशें डेड एंड पर पहुंच गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स वाला जो प्रस्ताव ईरान को भेजा था, उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने माना है कि उसके पास अमेरिका की तरफ से डील का प्रपोजल आया था, लेकिन अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बात नहीं हुई है। ईरान के दो टूक जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है, तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान के तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड पर बमबारी करके इन सबको पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने ईरान में मीठे पानी की सप्लाई करने वाले डीसैलिनाइजेशन प्लांट को भी उड़ाने की धमकी दी। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है। ईरान की नई लीडरशिप काफी फ्लेक्सिबल है। उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अब्दुल अल सीसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से अपील की है कि वो इंसानियत के वास्ते पूरी दुनिया पर रहम खाएं और यह युद्ध रोकें। أنا بقول للرئيس ترامب لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت وأنا بكلمك باسم الإنسانية। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया कि देश में नक्सलियों का खात्मा हो गया है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। असल में आज लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत को लेकर सरकार की कोशिशों पर चर्चा हुई। इसी चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सभी टॉप नक्सली कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद को तो खत्म किया जा चुका है, अब सरकार उन अर्बन नक्सलियों पर ध्यान देगी जो हथियार उठाकर क्रांति करने वालों के समर्थन में आर्टिकल लिखते हैं, सेमिनार्स में स्पीच देते हैं। अमित शाह ने जेएनयू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सली जब हमारे देश के जवानों पर हमला करते थे तो जेएनयू में जश्न मनाया जाता था। कांग्रेस की सरकारों ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश करना तो दूर, नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले अर्बन नक्सल्स को बढ़ावा दिया। इसीलिए यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनी। चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई अब डराने धमकाने पर आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिमी मेदिनीपुर में बेलदा में एक रैली की। इस रैली में ममता बनर्जी ने लोगों को बीजेपी का डर दिखाया।
ममता ने कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी के नेता लोगों को लालच देते हैं, कैश बांटते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सब वसूल लेगी, गैस कैश सब बंद हो जाएगा। নোটবন্দির জন্য লাইন, এবার হচ্ছে ভোটবন্দির জন্য লাইন। এসআইআর মানে সর্বনাশ, জেতার তো কোনো সম্ভাবনা নেই, যত রকম চক্রান্ত। पश्चिम बंगाल में तो अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन असम में 10 दिन बाद ही वोटिंग होनी है, इसलिए असम में चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। हिमंता बिश्व शर्मा और गौरव गोगोई के लिए यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। हिमंता एक एक दिन में दर्जनों रैलियां और रोड शो कर रहे हैं और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हिमंता घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और असम के मूल निवासियों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से हिंदुओं का वोट पोलराइज करने की कोशिश बता रही है, कांग्रेस इसे वोट पोलराइज करने की कोशिश बता रही है, लेकिन हिमंता पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। आज हिमंता ने कहा कि कांग्रेस क्या कहती है इसे लेकर वो परेशान नहीं होते, उन्हें वोट चाहिए क्योंकि असम को आसमान में ले जाना है। ये कोर्ट का मामला है, हमें जुबिन गार्ग को पॉलिटिक्स में लेना नहीं चाहिए। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि असली नकली की लड़ाई, कैसे देखते हैं? चलो ना, जो भी लड़ाई है होने दो, जुन जीते जीते। सर, जेनजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, हमारा साथी सारे वो जेनजी तो है, भारत का जेनजी हमारा साथ है। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो हो गया, क्या तकलीफ है? पोलराइजेशन हो जो भी हो, हमें वोट मिलना चाहिए, अब मिल चुका हूँ बस। सर, आपने इतना काम किया, क्या काम बाकी है हिमंता सर के लिए अभी और क्या करेंगे? आसाम को आसमान तक लेके जाना है। होम मिनिस्टर अमित शाह की भी असम में कई रैलियां हो चुकी हैं और उनके निशाने पर भी घुसपैठियां ही हैं। असम के नालबाड़ी इलाके की रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, इसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिससे कोई 4 शादियां ना कर पाए। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। आइए बात करते हैं बिहार की। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब ये दोनों राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद अभी नहीं छोड़ा है। आज सुबह विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक मुलाकात की और इसके थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू एमएलसी संजय गांधी और ललन सराफ के जरिए अपना इस्तीफा विधान परिषद के चेयरमैन को भिजवा दिया। नियम के मुताबिक नीतीश कुमार 2 सदनों के सदस्य नहीं रह सकते। राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के 14 दिनों के बाद उन्होंने एक सदन से इस्तीफा देना ही था। आज 14 दिन पूरे हो गए, इसलिए विधान परिषद से इस्तीफा होना सिर्फ एक औपचारिकता थी। 1 अप्रैल से देश में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा। इस दौरान लोगों से घर घर जाकर 33 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने आज इन 33 सवालों की लिस्ट जारी कर दी। सरकार ने सेंसस के लिए जो सवाल तैयार किए हैं वो देश में सामाजिक बदलावों को देखते हुए तैयार किए गए हैं।